वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछी गई है आप मेंस में, ये क्वेश्चन आई है। तो व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E by M? चलिए देखते हैं हम लोग। चार्ज बाय मास रेशियो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन का देखते हैं। प्रोटॉन में हम लोग मान सकते हैं कि चार्ज जो है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है इसमें? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसमें, हम मान सकते हैं। ओके, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है इट्स रफली इक्वल टू 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने देखा था ये वाला लास्ट क्लास में। तो 1/81836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ E by M वैल्यू प्रोटॉन का। अब हम लोग न्यूट्रॉन का देखते हैं। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। तो न्यूट्रॉन की चार्ज होती है 0 और न्यूट्रॉन का जो मास होता है इट्स लगभग 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और आप मान सकते हैं दोनों को बराबर भी मान सकते हैं। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी ऑनलाइन आए और विराट कोहली, आप अपने आवाज को प्लीज म्यूट करो। आशीष मुर्मू, I request some of the student, I will recall the names, जरा ध्यान से सुन लीजिए। आशीष मुर्मू क्लास 10, पुष्कर क्लास 10, क्लास 11, दोनों आप लोग अपने माइक को बंद करो और वीडियो को बंद करो। पुष्कर और आशीष मुर्मू। ओके, देखिए बेटा, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है और मास लगभग 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, जो दैट इज लगभग बराबर प्रोटॉन ओनली। इलेक्ट्रॉन का देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का E by M रेशियो देखें तो इलेक्ट्रॉन में भी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 1 से, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम Me से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसमें चार्ज 2 यूनिट होती है, 2 प्लस, तो चार्ज 2 यूनिट होती है, तो 2 मैंने ऊपर भी लिखा है। मास क्या होगा? 4 इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम बराबर मान सकते हैं बेटा। तो आई कैन डू 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एक प्रोटॉन का मास, तो मैं मान सकता हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर, तो 4 प्रोटॉन ही मान लेता हूं, तो 4 इनटू इतना कर देता हूं, ठीक है ना। 4 प्रोटॉन है, तो मैं डिवाइड किया 2 1 जा 2 2 जा 2। अब देखो बेटा, ऊपर में तो सबका सेम वैल्यू है, 1 है 1 है और 1 है, इसका कहानी ही खत्म है। ये तो पूरी तरह से 0 हो गई, मतलब सबसे कम वैल्यू E by F का जो है वो किसका है? न्यूट्रॉन का है। तो सबसे पहला पोजीशन पे तो न्यूट्रॉन ही आएगा, सबसे कम वैल्यू E by M का न्यूट्रॉन का है। फिर आप देखो कि कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जितना बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे उतना छोटा आंसर आएगा। सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू 1836 नहीं, Me नहीं, ये सबसे बड़ा वैल्यू है 2 into 1836 टाइम, तो सबसे बड़ा वैल्यू से कर रहे तो नेक्स्ट छोटा ये आया, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, सबसे कमजोर E by M वैल्यू न्यूट्रॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का, फिर नेक्स्ट क्या है? ये वाला थर्ड। ओके, और सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो मतलब सबसे बड़ा आंसर आएगा, तो ये हो गया 4। तो अरेंज करेंगे यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बेटा न्यूट्रॉन इज द लाइटेस्ट, सेकंड इज अल्फा पार्टिकल, उससे थोड़ा भारी है, फिर उससे बड़ा वैल्यू है थोड़ा बड़ा है प्रोटॉन का, और फिर इलेक्ट्रॉन का E by M सबसे ज्यादा है बड़ा। और यदि आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो बेटा, तो गो इनटू द डेप्थ ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे आप डिवाइड करते हो, बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, ओके, और छोटा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मास होता है, सबसे ज्यादा वैल्यू आता है, ठीक है। चलिए, इट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल एग्जामिनेशन में प्रिपेयर रहना, क्योंकि मेंस में वो लोग क्वेश्चन जो एक बार पूछ लेते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन वाले उन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या क्या है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था, तो ड्रॉबैक क्या हो सकती है? देखो, रदरफोर्ड मॉडल पहला उसका ड्रॉबैक होता है कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स, सबसे इंपॉर्टेंट उसका ड्रॉबैक था, न्यूक्लियर कोलैप्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो कैसे नहीं एक्सप्लेन किए थे, चलो हम लोग देखते हैं। मानो ये एक न्यूक्लियस है, उनके हिसाब से एटम क्या था? एक प्लैनेटरी मॉडल था। प्लैनेटरी मॉडल मतलब क्या? बीच में
सन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स का एक लॉ है। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स का लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में है, अब हर पोजीशन में इसकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, बदल रही है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे हर पोजीशन पे इसका मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है, तो हर पोजीशन पे वेलोसिटी भी बदल रही है इसको, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसकी डायरेक्शन के साथ वो बदला, तो इसकी वेलोसिटी v1 यहाँ पे v2 मान सकते हैं, यहाँ पे v3 मान सकते हैं, यहाँ पे v4 मान सकते हैं। तो जब वेलोसिटी बदल रहा है तो ये मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है न्यूक्लियस के चारों ओर, इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब बेटा एक्सेलरेशन तो हो रही है, तो एक्सेलरेशन के लिए एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आगे आगे, क्योंकि ये जब घूम रहा है तो इसकी एनर्जी तो लूज होगी ना, एक्सेलरेशन जब हो रहा है तो एनर्जी जब लूज होगा तो आगे आगे ये न्यूक्लियस के समीप आते जाएगा, समीप आते आते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और जब न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आपके चारों ओर चीजें क्या ब्लास्ट कर रही है, ये भी तो एटम का बना हुआ, ब्लास्ट मार रहा है नहीं, नहीं मान रहे, मोबाइल भी बना हुआ क्या एटम का ब्लास्ट कर रहा है नहीं, तो एटम तो स्टेबल होती है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, वी कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स, न्यूक्लियर कोलैप्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके कारण रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ दिस फेलियर। ठीक है ना, और फेलियर की रीजन थी पर हम लोग कभी जिक्र नहीं करेंगे, बाद में मैं बताऊंगा, बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल आपको मालूम है कि उन्होंने बोला था कि जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, और ये तो गलत हो गई, रदरफोर्ड ने बता ही दिया था कि पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से न्यूक्लियस में सिमटा हुआ है। ओके, तो ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल आपको मालूम है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो सकता है, एक मोल में कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, माइनस डाल सकते हो आप चाहो। ओके, रफली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 6 96 9.65 के आसपास आएगा, तो 9.65 into 10 to the power 4 हो जाएगा, 23 से 19 क्या होगा, 10 to the power 4 हो जाएगा, है ना। ओके, तो 10 to the power 4 हो जाएगी, तो इट विल रफली कम अराउंड हाउ मच, ये आ जाएगी आपकी 96500 कूलम, और 96500 कूलम इज रफली इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू, अच्छा इनटू करेंगे ना बेटा, मैंने इनटू किया, देखो दिस इज इनटू, डिवाइड मत समझ लेना आप, इनटू किया हूं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये एक मोल का वैल्यू होता है, आप लोग मालूम है 6.022 into 10 to the power 23 इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को इनटू किया है, तो 23 से 19 जाएगा तो कितना होगा, कटेगा ना, 4 बचेगी, तो 10 to the power 4 बचा 9.65, दिस इज रफली 96500 कूलम, 96,500 कूलम को रफली हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। ओके, 1 फैराडे। तो बेटा आपसे कभी पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज होती है 96,500 कूलम, दैट इज equivalent to 1 Faraday. Okay, I suppose these questions are clear and these were a small recap of those things that we have studied. But आपको कोई भी इश्यू हो इसमें पूछना है तो पूछ लो, I am giving you a 30 सेकंड ऑफ टाइम और 1 मिनट ऑफ टाइम आप ले सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ लो फटाक से। सर, यस बेटा, सर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, देखो फिर से समझा दे रहा हूं, समझ लो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, अब डायरेक्शन मोशन का चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की हो रही है, तो डायरेक्शन जब बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदलती है कि नहीं बदलती है, बदलती है, तो वेलोसिटी बदला, सब जगह वेलोसिटी अलग अलग है, और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन, सॉरी एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी,
तो एक्सेलरेशन तो है इसके पास। अब एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा, आस्ते आस्ते लूज करता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही है। अब आप गाड़ी ही चलाते हो तो गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाते हो तो ज्यादा तेज चलता है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसकी एनर्जी तो खत्म होती जाएगी। अब खत्म होती जाएगी तो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसको फटाक से खींचेगा अपने, तो जैसे Yes, sir. जैसे कम होते जाएगा और सामने जाएगा और सामने जाएगा, लास्ट में क्या होगा, टकरा जाएगा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस टकरा जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट ब्लास्ट कर जाएगा, टक्कर की एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगी। समझ आई बेटा? ओके, कोई Yes, sir. दिक्कत? ओके, सिंपल सा, ध्यान दो। एनीबॉडी एल्स? किसी को और दिक्कत? नहीं। आई सपोज आई शुड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अ स्मॉल रिकैप जो आप लोगों को पढ़े थे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, पुराने लेक्चर्स जो पढ़ाए हो चुके हैं, आप या तो श्रीवास्तव क्लासेस ऐप को डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है ना, श्रीवास्तव क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां पे आप रजिस्टर हो, फिर उसके बाद सारे वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगे वहां पे जो पढ़ाई होती है। ओके, तो प्लीज डाउनलोड श्रीवास्तव क्लासेस ऐप, वहां पे आपको जितनी वीडियोस पढ़ाई हो चुकी है वो सारे मिल जाएंगे, उनको प्लीज रिवाइज कर दो एक बार, कभी क्लास में आने तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, जो पढ़ाई हो गई थी लास्ट क्लास में उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक आज एक डिस्कस करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके बेटा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो किस तरह मेजर किया गया था, कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एंड द फेमस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आरए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, आरए मिलिकन ने, रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर किया। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या थी, उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको बता दें। एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था बेटा, देखो उन्होंने एक इस तरह का चेंबर यूज किया था। चेंबर में लगी हुई थी एक एटमाइजर, एटमाइजर, एंड देयर वाज वन प्लेट। ये प्लेट जो थी इट वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, और एक नीचे में प्लेट लगी थी दैट वाज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। और ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी। ओके, यहाँ पे उन्होंने एक एक्सरे आयोनाइजर लगाया था। ओके, एंड वन माइक्रोस्कोप वाज, ओके यहाँ पे माइक्रोस्कोप। ओके, ध्यान से एक बार फिर से सेटअप को देख लीजिए। एक ऐसी चेंबर है जिसमें एक एटमाइजर लगा हुआ है, एक पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, एक नेगेटिव प्लेट लगा हुआ है,
both can be connected to a source of electricity. one X-ray ionizer है और एक माइक्रोस्कोप, ओके, और इस पे एक छोटा सा होल है, बहुत माइन्यूट होल, ओके। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इन सब का फंक्शन क्या है। ये जो एटमाइजर है, एटमाइजर क्या होती है एक्चुअली, उसमें ऑयल रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, ऑयल, तेल रखा हुआ। और आप लोगों ने कोलिन देखा है, तो कोलिन जो हम लोग दरवाजे साफ करते हैं, तो कोलिन क्या होता है, जब हैंडल प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड निकलता है। कोलिन को ऐसे दबाते हैं ना तो लिक्विड निकलती है ना, फाइन ड्रॉपलेट्स। वैसे ही एटमाइजर क्या होता है, एक बल्ब टाइप का, उसको ऐसे दबाओ और रिलीज करोगे तो क्या है, ऑयल यहाँ से यहाँ पे स्प्रे, ओके, ऑयल की जो ड्रॉपलेट है अंदर में स्प्रे, ओके। इसको मैंने प्रेस किया तो रिलीज किया तो ऑयल यहाँ से उठेगा और इधर फाइन ड्रॉपलेट्स ऑयल का स्प्रे हो जाता है। सेम मैकेनिज्म जो कोलिन के डब्बे में होता है, हैंडल दबाओ तो फाइन ड्रॉपलेट्स लिक्विड के निकलते हैं, ओके, फाइन ड्रॉपलेट्स इसके निकलेंगे यहाँ से, तो एटमाइजर का ये काम है। नेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट एक इलेक्ट्रिक सोर्स से लगाया गया है, और इलेक्ट्रिक सोर्स से लगाने का रीजन कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट करूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप था कि अंदर में कौन सा एक्टिविटी हो रहा है वो हम देखेंगे। एक्सरे आयोनाइजर, ये एक्सरे आयोनाइजर का क्या काम है एक्चुअली, देखो यहाँ पे एयर है और एयर को ये आयोनाइज करेगा, एयर को आयोनाइज करेगा, इसका मतलब क्या होता है, एयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निकाल देगा। एयर बनी हुई है एटम से, जो एयर में गैसेस है वो एटम ही से बने हुए हैं ना, जब वो आयोनाइज हो जाएगी तो उसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या होता है, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रहेंगे अंदर में। बट तो एक्सरे आयोनाइजर का मेन काम क्या है, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना, ओके। तो पूरी सेटअप आपको समझ आ गई। अब देखो इस सेटअप पे होता क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसे आगे बढ़ता है। जब एटमाइजर से ऑयल को अंदर स्प्रे कर दिया गया तो ऑयल का बूंद क्या है, आस्ते आस्ते नीचे गिरेगा, और आस्ते आस्ते नीचे गिरे, ये होल जो है ना ये इतना ही बड़ा था कि इससे एक बार में एक ही बूंद निकले। तो मानो एक बूंद नीचे आया और यहाँ से होते हुए वो फिर यहाँ पे, ठीक है। अब जब ऑयल ड्रॉप आपका नीचे गिर रहा है तो किसके इंपैक्ट में गिर रहा है, अपने वेट के इंपैक्ट में गिर रहा है, एंड वेट इज व्हाट, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपैक्ट में नीचे गिर रहा है, दैट इज mg, ओके। अब देखो ये एक्सरे आयोनाइजर यदि ऑन है तो क्या है, एयर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और जब एयर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इस ऑयल ड्रॉपलेट से जाके चिपक जाए, इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट से चिपक सकता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉपलेट से चिपक जाएगा तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज डेवलप हो जाएगी। सपोज करो इस पे चार्ज जो डेवलप हुई Ne का मतलब होता है कि E होगा, मानो एक इलेक्ट्रॉन अटैच है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E हो गया चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि 500 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया होगा इससे तो 500 इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यदि एक ही इलेक्ट्रॉन अटैच होगा तो 1 इंटू चार्ज ऑफ वन, ओके। अब बेटा देखो इस पे जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, इस पे जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई तो नीचे वाला प्लेट क्या है, नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो एक फोर्स डाउनवर्ड ओर है दैट इज mg, और एक फोर्स डाउन अपवर्ड होगा दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। और आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, ओके, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल टू चार्ज होगी Q ऑफ द ऑयल ड्रॉप इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जैसे चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, ओके, एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ छोटा ई बताया था क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे Q मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू E। अब एक पल के लिए समझो बेटा, यहाँ पे दो फोर्स है, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर। अब मानो एक पल के लिए ये कि 5 के फोर्स से ये नीचे गिर रहा है, ओके, ये 5 की फोर्स से नीचे गिर रहा है, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि इसे 5 का फोर्स ऊपर के ओर दे,
तो 5 का फोर्स नीचे और 5 का फोर्स ऊपर, तो क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी, हवा में स्टेबल हो जाएगी, हवा में हैंग। तो ये माइक्रोसॉफ्ट से हम देख सकते हैं, जब मैंने देखा कि ये हवा में स्टेबल हो गया तो उस पॉइंट पे बेटा क्या होगा, mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, mg है, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, qe है। देखो मास ऑफ ऑयल ड्रॉप उन्होंने पहले कैलकुलेट कर लिया था कुछ मेथड से, एंड दैट इज प्योर फिजिक्स, वहां पे आपको अभी नहीं। मास ऑफ ऑयल ड्रॉप उन्होंने कुछ लॉ से, स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट किया था, उसे आपको अभी नहीं था, जस्ट दिमाग में रखो कि मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप वाज कैलकुलेटेड बाय जी। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तो ये मालूम उसको, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप पहले कैलकुलेट कर दिया गया, जी भी मालूम है, ई भी मालूम है, तो ये वाला सिंगल अननोन क्वांटिटी है, तो इसको तो हम निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला q इज इक्वल टू mg बाय e। तो q तो निकल गया, ओके, q निकल गया, दैट इज चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप, ओके, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या किया, repeated the experiment with different strength of X-ray, ठीक है ना, उन्होंने एक्सरे का स्ट्रेंथ को क्या किया, कभी बहुत ज्यादा कर दिया, कभी बहुत कम कर दिया, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो देखो मानो कि उन्होंने एक्सरे का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कर दिया, तो हो सकता है इस ऑयल ड्रॉप में अभी 500 इलेक्ट्रॉन लग गए, ठीक है, ऑयल ड्रॉप में 500 इलेक्ट्रॉन लग गए, तो बहुत ज्यादा कर, मानो वो बहुत कम कर दिया तो हो सकता है 10 ही लगा, और कम कर दिया तो मानो 1 ही लगा हुआ है। तो हर कंडीशन पे चार्ज और ऑयल ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, पर उन्होंने एक सिमिलैरिटी नोट किया कि हरदम उस चार्ज का वैल्यू जो आ रहा था एक नंबर का मल्टीपल आ रहा था, दैट वाज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का मल्टीपल, कभी 500 इंटू इतना, तो कभी 10 इंटू इतना, कभी 4 इंटू इतना, कभी 50 इंटू इतना, और कभी भी इससे कम नहीं आ रहा, इससे कम वैल्यू नहीं जा रहा, ओके। जब इससे कम वैल्यू नहीं जा रहा था तो मतलब n का वैल्यू कितना 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लगी होगी तब ना इसके बराबर हो रही थी। तब उनके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक किया कि चार्ज इससे छोटा नहीं हो सकता, और चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू कब है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन चिपकी है, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तब उन्होंने रिड्यूस किया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 कूलम, ओके, माइनस दिया है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज वाज देन said to be minus 1.6 into 10 to the power minus, मेरा ही टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट था, पर इसमें दिस इज प्योर फिजिक्स, बहुत सारे फिजिक्स इसमें है, तो हम लोग इसमें नहीं घुसने वाले हैं। इन जनरल बस हमें दिमाग में रखना है कि दो ही फोर्स है, फोर्स बहुत सारे लगते हैं, तो उसमें हमें कुछ नहीं एंटर करना, इन द डेप्थ ऑफ फिजिक्स वी विल नॉट एंटर। इन सिंपल आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी, और चार्ज का वैल्यू ये उन्होंने लिखा, ओके बेटा। एनी प्रॉब्लम इन दिस यू कैन आस्क मी। सर जब +5 और -5 जब फोर्स लगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल कैसे हो गया? बेटा देखो, मानो ये mg जो है ना, मान लो 5 के फोर्स से नीचे गिर रहा है, मान लो 5 के फोर्स से ये नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप 5 के फोर्स से नीचे आ रहा है, ये नेगेटिव, ऑयल ड्रॉप नेगेटिव, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बराबर कर दिया कि जितना mg है उसके बराबर एडजस्ट किया। जब दोनों को मैं बराबर कर दूंगा तो ऊपर 5 और नीचे 5 जब हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो हिलेगा डुलेगा नहीं ना। 5 के फोर्स से इधर खींचो, 5 के फोर्स से उधर क्या हो जाएगा, तो वो क्या होगा, हिला नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स उस कंडीशन पे क्या है, बराबर ना। आपने स्कूल में एक गेम खेला है टग ऑफ वार, जहां पे रस्सी दो तरफ से खींचा जाए, जब रस्सी इधर भी नहीं जा रहा इधर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स इक्वल है। तो हम लोगों ने एक पल के लिए नीचे गिर रहा, तो मैं क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, उसको बैलेंस जब बढ़ा दिया। अब ओके सर।
समझ आ गई? यस सर। ठीक, और कुछ? नो सर। ओके, एनी पर्सन एनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए, अब उन्होंने तो चार्ज को मेजर कर लिया यहां से इन सिंबल, पर साथ में आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि इस एक्सपेरिमेंट से के बाद ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चला। कोई मुझे बता सकते हैं? एनी स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कैलकुलेट m of electron using E by m ratio and value of E। कोई भी बच्चा निकाल सकता है क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाओगे तो देयर इज नो साइंस फॉर। बहुत सिंपल बोला गया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, E by m का वैल्यू आपको मालूम है, पहले मैंने बता चुका है, और वैल्यू ऑफ E भी आपको पता चल चुका है। कोई बता सकते हैं मुझे? एनीबॉडी? नहीं? स्ट्रेंज? देखो E by m का वैल्यू तो पहले ही पता चल गया था ना, 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। पता चला था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम divided by m is equal to 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। m को उधर भेजो, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम divided by 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। कूलम कूलम कटेगा, ये दोनों को डिवाइड करोगे, सिंपल सा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा। यूनिट पे ध्यान देना, देखो कभी भी कैलकुलेशन के दौरान यूनिट्स का स्टार्टिंग स्टेज में यूज करो। जब आप स्टार्टिंग स्टेज में न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो वहां पे आप यूज करो यूनिट्स का, फिर आस्ते आस्ते छोड़ देना, जब प्रैक्टिस हो जाए 2-3 महीने बाद तो इजी समझ आ गई। E by m का वैल्यू पहले से मालूम था, ये भी पता चल गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया 9.1 into 10 to the power minus kg। वेरी सिंपल। बच्चे लोग देखो, सुनो एक बात, मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं कुछ पूछूं ना तो प्लीज कुछ बोलो, जब बोलोगे तब ना मुझे समझ आएगा कि आप समझ रहे हो, और आपको भी अपने दिमाग पे जोर डालना है। देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ, 10th इज अनदर स्टोरी, अब जो 11th आ गया है, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आप 10th तक सिर्फ पढ़ते थे व्हाट इज दिस, आप पढ़ते थे सिर्फ व्हाट, आप रट लेते थे उस चीज। अब 11th इज व्हाई इज दिस। 11th में आप अपने दिमाग में ये चीज जब तक नहीं डालोगे व्हाई, ये चीज क्यों हो रहा है, तो बड़े बड़े एग्जाम आपके लिए नहीं खुलेंगे। आपको ये क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में कि व्हाई, ये क्यों हो रहा है। ओके, व्हाट छोड़ दो, वो तो लिखा ही रहेगा, डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे बड़े एग्जाम्स में, वहां पे आपके दिमाग की एप्लीकेशन। तो हमेशा ये क्वेश्चन व्हाई अराइज करो, तब आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगे। एंड यू शुड आस्क मी क्वेश्चंस। ओके बेटा, तो दिस इज द थिंग जहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया गया था बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, चलो हम आगे। चलिए, सॉरी बहुत गर्मी है, आप लोग भी ढेर सारे पानी पियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने शायद पढ़ा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सिंपल।
चलो जल्दी से कोई बच्चा बताओ मुझे कि एटॉमिक मास को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है केमिस्ट्री में। एटॉमिक मास को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? सर यू। यू से डिनोट किया जाता है। फिर ए से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास को बेटा ए से डिनोट करते हैं। ओके, सिंपल सी है ना। एटॉमिक नंबर को क्या से डिनोट करते हैं? जेड से। वेरी गुड। अब मानिए एक पल के लिए मैंने एक एलिमेंट लिया x। ओके, एक एलिमेंट x है और यहाँ पे लिखा मैंने z, यहाँ पे लिखा a। ठीक है, अब here x is what? सिंबल ऑफ एलिमेंट। x का मतलब क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। सबस्क्रिप्ट a। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नीचे में लिखा रहता है। जो नीचे में लिखा रहता है दैट इज सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर में लिखा रहता है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। ओके, सबस्क्रिप्ट a, सबस्क्रिप्ट तो z है बेटा, सबस्क्रिप्ट z। सबस्क्रिप्ट जो z है यहाँ पे दैट मींस व्हाट? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होती है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने सारे प्रोटॉन हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, सबस्क्रिप्ट नीचे में जो लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो नीचे में लिखा हुआ सबस्क्रिप्ट दैट इज जेड, उसका मतलब एटॉमिक नंबर व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यदि एक एटम न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कंडीशन है कि एटम न्यूट्रल है। ओके, सुपरस्क्रिप्ट A is equal to mass number, okay, which is equal to number of proton plus number of neutron. Okay, सुपरस्क्रिप्ट A is equal to mass number। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, P प्लस साइन होती है प्रोटॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 0 and 1 साइन होता है न्यूट्रॉन। ओके, दैट इज मास नंबर। अब क्या है देखो, मैं A माइनस जेड करता हूं, तो A माइनस जेड करूंगा तो A बेटा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, माइनस जेड करूंगा तो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कट गया तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास बोले तो मास नंबर से यदि आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, आई सपोज सबको मालूम होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। Cl stand for what? Symbol of which element? क्लोरीन। 17 is number of proton. 17 is number of proton। और यदि न्यूट्रल एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन भी 17 ही। 35 is what? number of proton, number of neutron। और चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना है? जल्दी से आंसर आनी चाहिए। नंबर ऑफ कितना? सर 18। वेरी गुड बेटा। हम लोग क्या करेंगे? मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो 35 से 17 जाएगा तो कितना होगा? 18 होगा। ओके, 35 माइनस 17 18। समझ आ गई? गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट में इसी। Shall I erase it? मिटा दो।
isotopes atoms of same element having same atomic number but different चलो जल्दी से आप लोग इसको पढ़ोगे एक बार, इसे पढ़ोगे एक बार आप लोग खुद। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मतलब एटम्स एक ही एलिमेंट के, ओके, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होगी पर मास नंबर डिफरेंट होगी। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, जैसे देखो क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1757, ओके। बेटा देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर भी सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट मास नंबर, बट मास नंबर क्या है, ठीक है, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण आइसोटोप का एग्जिस्टेंस होता है, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल के डिफरेंस के कारण आइसोटोप एग्जिस्ट करता है? सर न्यूट्रॉन। सॉरी न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन तो दोनों में सेम ही है, 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, तो दोनों का डिफरेंस ना अलग है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रोटॉन में निकालो तो कितना है, 17 है, प्रोटॉन में निकालो तो 17 है, यदि मैं इसका न्यूट्रॉन निकालूं तो कितना होगा, 35 माइनस 17 18, इसका मैं न्यूट्रॉन निकालूं तो कितना है, 20 है। तो न्यूट्रॉन में डिफरेंस के कारण आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, गॉट इट। तो ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 1H1 1H2 1H3, this is known as protium, okay, this is known as protium, this is known as deuterium and this is known as tritium, okay, protium, deuterium, tritium। देखो बेटा एटॉमिक नंबर, सॉरी एटम्स क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मतलब प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, फर्क किसका है, न्यूट्रॉन का फर्क है, इसका न्यूट्रॉन कितना है 0 1 - 1 0, इसका न्यूट्रॉन 2 - 1 1, इसका न्यूट्रॉन 3 - 1। देखो न्यूट्रॉन को n से भी डिनोट करते हैं, सिर्फ n से, तो 1 - 1 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं, एक न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन, ठीक है, गॉट इट। तो न्यूट्रॉन के कारण ये एक आइसोटोप्स और आपके सामने, गॉट इट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन गो फॉर 2 3 4 5 10 एग्जांपल्स, आप जितना देखना चाहो देख सकते हो। अब आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम? फिजिकल सर फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मास फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी तो बेटा सबका अलग है ना, देखो मास तो सबका अलग हो जाएगा तो डेंसिटी, हेलो ध्यान से आवाज बंद करो, मेरी बात को सुनो। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और यदि न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, और बेटा इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल प्रॉपर्टी की, ना कि न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है केमिकल प्रॉपर्टी की।
तो न्यूट्रॉन अलग है हमको कोई मतलब नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, प्रोटॉन बराबर तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी बराबर, और जब इलेक्ट्रॉन बराबर तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। तो आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी सेम बेटा, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होगा। देखो मास अलग है सबका तो डेंसिटी भी अलग तो हो ही जाएगा, बट इट isotopes have similar chemical properties due to same number of electrons. Okay, चलिए next we will move isobars. Atoms of different element देखिए atoms of different elements different हैं, आर्गन पोटासियम कैल्शियम डिफरेंट है, having same mass number, मास नंबर तो बेटा सेम ही दिख रहा है, मास नंबर सेम है मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि एटम्स तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का है, तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही, कोई इसमें बात ही नहीं है, और मास नंबर इनका क्या होता है, सेम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, एग्जांपल याद रखना है। और दूसरा एग्जांपल और देख सकते हो आप, जैसे नाइट्रोजन 714 और कार्बन 614। ओके, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614 कार्बन के आइसोटोप होते हैं। ओके, तो देखो नाइट्रोजन 714 डिफरेंट एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम। ओके एग्जांपल, और आपको डेफिनेशन में लंबा चौड़ा नहीं निकला है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बेटा लिखने की क्या जरूरत है, डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगी, डायरेक्ट हैविंग सेम मास नंबर। ओके, नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब होता है having the same number of neutrons, atoms of different elements having same number of neutrons। एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स में होंगे पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगी सेम। एग्जांपल देख लो आप, ये किसका सिंबल है जल्दी, सिलिकॉन सर, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, 14। 26। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और उसका मास नंबर होता है 30, ठीक है ना। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14 एंड मास नंबर इज 30। phosphorus atomic number is 15 and mass number is 31. Okay, sulfur atomic number is 16 and mass number is 32. Okay, अब देखो बेटा न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16, ठीक है ना। 13 minus 14 16, 31 minus 15 16, 32 minus 16 16। न्यूट्रॉन सेम होंगे ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं बट उनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन उनके सेम है, एनी प्रॉब्लम नो। और एक आपको देखना है दैट इज आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, species having same number of इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। देखो ध्यान से, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं Mg2 प्लस Na प्लस O2 माइनस F माइनस। ओके, चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 12 होती है। 12 12 सर 12 होता है, तो 12 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तब ना 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया है इसमें। ये तो सबको मालूम होगा, एक एटम में जितनी प्रोटॉन होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करता है, तो एटम न्यूट्रल है। अब मानो किसी कारणवश एक एटम स्टेबल होने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तब जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ओके, 2 गेन करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगी उस एटम पे, और वो आयन बन जाता है, तब उस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब किसी कारणवश मानो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मानो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है। इसकी कितनी इलेक्ट्रॉन थी? पहले 12 इलेक्ट्रॉन थी, अब कितनी हो गई? 10। तो इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं? मैग्नीशियम के 10। कोई दिक्कत? सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। न्यूट्रल एटम में तो 11 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हुआ? 10 हुआ। ओके, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में? जल्दी बोलिए बेटा। 8 8 8 8 होता है। तो 8 में 2 आया है, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो 2 आया है, तो 8 प्लस 2 10 10। फ्लोरीन 9th पोजीशन पे है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, तो 9 प्लस 1 10 10। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना बेटा, तो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस बोरोन 3 प्लस। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन 2। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तब ना 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 4 माइनस 2 2। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? सब ये these are isoelectronic species. Okay, got it? चलिए, वेरी सिंपल वन। अब अपने पेन और अपनी कॉपी को रेडी रखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, और सबसे जल्दी जो जवाब देता है इट्स अ वेरी गुड फॉर यू, और आपके लिए कुछ प्राइज भी रहेगी, एज इफ वी विल डिस्कस सम प्राइजेस विद यू। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स देते हैं जो बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आप जब ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे और हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो ऑब्वियसली यू ऑल विल बी अवार्डेड जो सबसे मैक्सिमम आंसर्स देते हैं। ओके, और असाइनमेंट भी आपको सबमिट करना है, जो असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा बोर्ड पे और सबसे जल्दी जवाब देना है, ठीक है?
चलिए जल्दी जल्दी। सर 46 46। ओके बेटा, और कोई? एनीबॉडी? और कोई? 44 sir. एक 44. 46। 44 sir. ओके फाइन, वेट अ मिनट। अब चलो हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, ए और बी को बोला गया है कि आइसोन्यूट्रॉनिक है। आइसोन्यूट्रॉनिक है तो मतलब इसका कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो मास नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर ऑफ ए दिया है। तो 76 और 32 को माइनस करोगे तो आई सपोज यू विल गेट 624 और 7 3 4 44। तो इसमें 44 न्यूट्रॉन है, तो इसमें भी कितना होगा? 44 न्यूट्रॉन होगा। 77 से 44 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 33 sir. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 33. 33 आ रहा है। ओके 46 किसका आ रहा है? सर मेरा। ऐसे आया था बेटा, बताओ मुझे एक्सप्लेन करो। सर हम 76 की जगह पे 78 ले लिए थे। अच्छा सबको ऐसे समझ आई नहीं भाई? देखो मास नंबर कितना है? 76 है, ठीक है। मास नंबर है 76 और एटॉमिक नंबर इज 32 और आपने मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो आपको क्या निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आराम से निकल गया। 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गए 4। 44 न्यूट्रॉन्स है। इसमें भी 44 न्यूट्रॉन्स है क्योंकि दे आर आइसोन्यूट्रॉनिक। तो 77 से 44 हो जाएगा तो 7 में से 4 43। ठीक है ना? ओके चलिए आगे। ओके सर। ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस जो आप लोगों को अच्छे से जवाब देना है और अच्छे से देखना है। तो क्वेश्चन विल बी फ्लैश्ड ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आप लोग देखिएगा। सर कुछ क्लियर नहीं है। अब क्लियर होगा, आराम से रुक जाओ, क्लियर आएगा। अगर आप क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। आई सपोज सब क्लियर दिख रहा होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने, कौन उसका जवाब देगा? द ट्रायड ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज आइसोटोनिक इज। कौन इसका जवाब देगा? जल्दी। सर बी। ये आंसर है। क्या ये नाम है? सभी। यस सर। बेटा नाम बताना अपना जिसने जवाब दिया। सर बी बी बी। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे बी है, हम लोग देखते हैं। देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बी ऑप्शन में क्या है? देखो कार्बन 6 14, अब 14 से 6 माइनस करोगे तो कितनी आएगी? आपको 8 आएगी। कितनी आएगी? 8। ठीक है। नाइट्रोजन 15 7, 15 से 7 माइनस। See, nobody will write anything on the screen. If you write anything on the screen, you will be blocked. Okay. नाइट्रोजन 7 15, तो नाइट्रोजन 7 15 है तो 15 से 7 आप लोग माइनस करोगे तो कितनी आएगी? 8। और 17 से 9 माइनस करोगे तो कितनी आएगी? 8 ही आएगी। तो 8 8 8 तीनों में 8 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है। तो द राइट ऑप्शन इज बी ओनली। ओके नेक्स्ट, which of the following are isoelectronic? कौन isoelectronic है? A लिथियम। लिथियम प्लीज, लिथियम में होती है एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम में हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। बेरिलियम 3, बेरिलियम प्लस, तो बेरिलियम में टोटल होता है 4 और प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला। 4 - 1 = 3, तो 3 3 मतलब क्या है?
isoelectronic. Okay, Yes. and element, प्लीज अपने माइक को बंद करो, मैं पूछूंगा तब जवाब देना. एन एलिमेंट इज, जल्दी से इसका Option A. is one type of atom. Very good. Option number A is correct. A, one type of atom. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन. इसका जवाब देना है. कौन देगा इसका जवाब जल्दी? 1 मिनट टाइम है आपके पास. Sir, helium A. A. उनका Sir, A. फोर का आंसर ए होगा. बेटा फिर से सोच लो. वेरी गुड क्वेश्चन. ये हम लोग आपसे पूछा गया है कि E/M के हिसाब से सजाना है ना. ठीक है, आपके पास है He2 प्लस H प्लस He प्लस और D प्लस. बेटा D बोलते हैं ड्यूटेरियम को. D बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम को. आप ध्यान से देखिएगा. He2 प्लस है तो He2 4 होता है, सबको मालूम है. 2 प्लस है तो इसमें कितनी है? 2 यूनिट चार्ज है. 2 यूनिट चार्ज है और मास कितना है? हम 4 यूनिट मास मान सकते हैं. ठीक है ना. 4 है तो डायरेक्ट 4 यूनिट मास मान. 4 इंटू, अब चाहो तो लिख सकते हो 1836 Me. डायरेक्ट मैं मान लेता हूँ 4 यूनिट मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम सेम मान लेते हैं. दूसरा H प्लस में 1 यूनिट चार्ज है. ओके, 1 यूनिट चार्ज, 1H1 है तो न्यूट्रॉन तो 0 है, इसमें प्रोटॉन एक ही है. तो वी कैन से डिवाइडेड बाय m, 1836 Me. ठीक है ना. फिर देखिए He प्लस है तो देखो 2 4. बेटा 2 4 है तो 2 4 है तो चार्ज एक ही यूनिट है. He प्लस है तो एक ही यूनिट चार्ज है और मास कितना है? 4 into 1836 Me. ओके, 4 into 1836 Me. ड्यूटेरियम बोलते हैं हम लोग 1H2 को. ओके, 1H2 को. तो ये देखिए एक यूनिट इसमें चार्ज है और मास कितना होगा? 2 टाइम्स 2 into 1836 Me. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि E/M मैक्सिमम किसकी होगी. तो E/M मैक्सिमम देखो ये क्या है? 1/2. तो 1/2 1836 Me. ये वाला और ये वाला तो सेम हो गया है. ठीक है ना. और ये वाला हम बड़ा ही चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा चीज से डिवाइड करेंगे तो छोटा ही वैल्यू आएगा. तो सबसे छोटा से तो यही पे डिवाइड कर रहे हैं ना. सबसे छोटा से डिवाइड करें तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा. बेटा आंसर दीजिए. आंसर बी. आंसर आपकी बी होगी. ओके Okay, sir. सर एक बार फिर से समझाइए ना सर. फिर से समझाएं. यस सर. देखो चार्ज कितना है? 2 यूनिट है. ठीक है, तो 2 यूनिट चार्ज E/M है ना. तो 2 यूनिट चार्ज को मैंने ऊपर रखा. ठीक है, मास कितना है? 4. तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को इक्वल माना. तो 4 into 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, आया 1/2 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये वाला 1 यूनिट चार्ज और मास कितना होगा? एक ही यूनिट मास होगा, है ना. 1 है तो एक ही यूनिट मास. इसमें चार्ज कितना है? 1 यूनिट, एक ही प्लस है तो 1 यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय 4 मास है ना. तो 4 into 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देखो ये क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम बराबर मान सकते हैं. दैट इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 4 गुना इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यूटेरियम 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि चार्ज तो एक ही यूनिट है ना. प्लस है तो 1 यूनिट चार्ज है और 2 है तो मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन. तो 2 into 1836 Me मान सकते हैं. तो बेटा देखो ये काटे तो 1/2 निकला. तो 1/2 into 1836 Me और 1/2 into 1836 Me. तो दोनों बेटा क्या है? बराबर है ना. तो ये हटा दो, ऑप्शन से खत्म. और ये एक बड़ा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं और बड़ा वैल्यू से कोई भी चीज को डिवाइड करोगे तो छोटा ना आंसर आएगा, है ना. तो ये आंसर छोटी है और सबसे छोटा चीज से हम जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? 1836 से ही डिवाइड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली ये वैल्यू सबसे आपकी बड़ी आएगी. तो 1H1 प्लस का सबसे बड़ा ये है. ठीक है.
Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, फिफ्थ वाला, इसका आंसर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फिफ्थ का आंसर। अभी हम लोगों ने बनाया है बेटा, अभी। A sir, A. बी। अच्छा सुनो ना, जो बात कर रहे हो और B sir, B. इसका आंसर बी होगा। B. बी सर। ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट 2000 क्वेश्चन। बेटा जिसके घर में जो बच्चा हल्ला कर रहा है तो बेटा प्लीज अपने माइक को बंद कर दो, या तो बच्चे को साइड। ओके क्वेश्चन नंबर 6, the electronic configuration of a dye positive M2 plus is 2 8 14 and its mass number is 56. The number of neutron present is, very simple question। देखो M2 plus Option है तो A. दो इलेक्ट्रॉन A, ऑप्शन ए 32। नहीं बेटा रॉन्ग आंसर, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसने ये बोला है इट्स रॉन्ग आंसर। ओके सर मैं बता रहा हूँ, 32। 42 नहीं 42 इलेक्ट्रिक। नाउ एवरीबॉडी प्लीज क्वाइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाई पॉजिटिव M2 प्लस इज दितना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2 8 14, तो टोटल कितना हो गया 14 और 2 16 और 16 और 8 हो गया 24। और बेटा दो इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल गया है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वो भी तो उसके मास में प्रोटॉन की गिनती में आएगा, है कि नहीं? तो 16 8 24 और 24 और 2 हो जाएगी कितनी 26। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होगा 26 होगा। मानो देखो, जो बच्चे नहीं समझे ध्यान से मेरी बात को सुनो। पहले मान लो कि एटम न्यूट्रल है, यदि एटम न्यूट्रल है तो दो इलेक्ट्रॉन और इसमें है, तो दो इलेक्ट्रॉन और है तो 2 8 10 और 10 और 14 कितना हुआ 24 और 2 26, ठीक है ना? तो 26 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में, तो 26 प्रोटॉन भी, और 26 प्रोटॉन है तो मास एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56, तो 56 से बेटा आप 26 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 30। 6 का आंसर क्या होगा 30। सबको समझ आया? यस सर। चलिए एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम, एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम, सर ए नंबर ऑप्शन ए। हाँ आइसोबार ऑफ कैल्शियम, वेरी गुड बेटा, ए नंबर ही आंसर है इसका। ए होगा, कौन भी आंसर दे रहा है? आइसोबार मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए बेटा। सी इफ यू आर नॉट कंफर्म प्लीज डोंट गिव द आंसर, नहीं तो नेगेटिव ऑप्शन है। आप मेरी बात सुनो, बात आईआईटी में आप यदि एक आंसर गलत लिखते हो तो आपका 1/4 मार्क्स चला जाता है। मतलब 4 आंसर आपने गलत मार्क किया तो आपका एक सही खत्म। ओके तो सोच के, आइसोबार का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए। तो मास नंबर तो 18 40 ही आर्गन ही वाला होगा ना, तो 7th का आंसर ए होगा। ओके तो चलो अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन एक लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटा, 11 का जवाब कौन देगा देखते हैं। जल्दी से 30 सेकेंड, ज्यादा नहीं। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टाइम ओवर। ऑप्शन ई। वेरी गुड, राइट सर ई। is right, very good बेटा, ई राइट क्यों है? देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप 14 से 6 माइनस करो ऑप्शन ई में तो आएगा 8, और ऑक्सीजन का भी 16 माइनस 8 8 और 15 माइनस 7 8 ही होता है। ई इज राइट, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन डी।
Option D. Number of electron and neutron of an element is 18 and 20. Mass number is. ऑप्शन डी सर। D सही है, very simple. Okay. Question number 13. जल्दी से. Which one of them the following is not isoelectronic? Option A. Very good. Option A is right. क्यों? देखिए ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। दो 2 माइनस है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ गई है। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 कौन लिख रहे हैं बेटा? आई हैव टू ब्लॉक यू जो लिख रहे हैं, तो 10। सोडियम देखो 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव, तो सोडियम 10 है, क्लोरीन 9 और 1 10, और नाइट्रोजन इज आल्सो 7 और 3 10, तो 10 10 10। टाइटेनियम रॉन्ग ऑप्शन है, तो मतलब वही सही है, व्हिच इज नॉट राइट। सो दिस वर सम ऑफ द क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ डील किया, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग मोर विल डिस्कस। ओके, आई सपोज देखो हम एक बात को सुनो, जो भी बच्चे लाइन में हैं और जो भी बच्चे, आई रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे सचमुच आए वांट टू टेक आउट आईआईटी, आपको निकालना है, और अपना आपका एक सपना है आईआईटी। मैंने बोला था ना कि मैं मोटिवेशन दे दूं वो खत्म हो जाएगा, आपकी सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सी ध्यान से मेरी बात, थ्योरी आप पढ़ो बहुत अच्छे से, आपको थ्योरी देखना है, ठीक है ना? अच्छे से थ्योरी को पढ़ना है। जब तक पूरी थ्योरी खत्म नहीं हो जाए आपको न्यूमेरिकल टच करना ही नहीं है, या तो कुछ क्वेश्चंस टच करना ही नहीं। पहले थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर कर दो, फिर उसके बाद आप जाओ क्वेश्चंस बनाने। देखो बेटा, क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो एप्लीकेशन, अपने माइक को बंद करो जो भी बोल रहे हो। क्वेश्चंस जो होती है ना वो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी होती है, और जब चीजों का आप एप्लीकेशन करते हो तभी आपकी आइडिया अच्छे से क्लियर हो। तो जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना पाओ, प्रोवाइडेड आपने थ्योरी को अच्छा से पढ़, पहले आप थ्योरी को अच्छा से पढ़ लो, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे जितने हम लोग डीपीपी देंगे या जितने क्वेश्चंस देंगे उन सारे को बनाना है, क्योंकि हमारे डीपीपी जो आते हैं दे आर वेल सेलेक्टेड डीपीपी from all pattern of IITs, mains and advanced or board level questions. Selected type of questions को हम लोग उठाते हैं ताकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरीज को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि क्वेश्चंस ही थ्योरी के आइडिया को क्लियर करेगा, क्योंकि दैट इज एप्लीकेशन। जितना आप अप्लाई करोगे अपने थ्योरी को क्वेश्चंस बनाने में, उतनी आपके आइडिया क्लियर होगी और आपकी स्पीड अच्छी होगी। क्योंकि देखो बेटा, आईआईटी का क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, इस बार से 25 क्वेश्चन आएंगे, इस बार ही 2020 से फर्स्ट टाइम 25 क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा रहे हैं, पहले 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टाइम इज अ बिग फैक्टर, क्योंकि कोई भी बच्चा जो आईआईटी का तैयारी कर रहा है दिल से, उनको वो 25 क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो 2 दिन में बैठ के सारे बच्चे बनाएंगे, और जो गिवन टाइम में बनाता है वही सक्सेसफुल। तो टाइम की अभी आपको चिंता नहीं करना है, अभी एकदम टाइम का चिंता नहीं करना है, आपको अच्छे से यूनिट लिख के न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को बनाना है। ओके, फिर आस्ते आस्ते स्पीड कैसे बढ़ाने हैं मैं सिखाऊंगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस तो मैं और करवाना चाहता था आज, पर अभी काफी है क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ प्लीज। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं एक ऐसे पर्सन के पास। आपने देखा थॉमसन का मॉडल, थॉमसन की मॉडल जो थी दैट वाज अ फेलियर, आपको समझ आ गया। रदरफोर्ड की मॉडल वो भी फेल हो गई। फिर उसके बाद आए द फेमस वन नील बोर।
नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर का जो मॉडल आया था एटम का, तो नील बोर के मॉडल के बारे में पहले आप समझ लो कि नील बोर ने इंस्पिरेशन किससे लिया था अपने मॉडल को बनाने से पहले। नील बोर अपने समर इंटर्नशिप को, समर इंटर्नशिप बेटा आप समझते हो कि क्या होता है, इंग्लैंड में जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास। तो नील बोर अपने ट्रेनिंग का आधा टाइम जे थॉमसन के साथ बिताए थे और आधा टाइम रदरफोर्ड के साथ। तो नील बोर का जो एटम का मॉडल था उसमें रदरफोर्ड के रिसर्च, थॉमसन के रिसर्च के काफी सब्जेक्ट्स वहां से उठाए गए थे। ओके, तो इंस्पिरेशन सोर्स पहली बात तो थॉमसन की रिसर्च, दूसरी रदरफोर्ड की रिसर्च थी, और साथ में उस जमाने में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हो रहे थे। वो सारे डिस्कवरीज को नील बोर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन सारे डिस्कवरीज को ऑब्जर्व करने के बाद नील बोर ने अपना मॉडल किया। तो कौन दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थे उस जमाने में जो नील बोर को प्रभावित किया था अपने मॉडल को बनाने में, we will see very nicely in the next class, but अभी फिलहाल हम लोग एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं नील बोर के मॉडल के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी नील बोर का मॉडल पढ़ा हुआ है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा है कि नील बोर का जो मॉडल है, तो एक शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं कि नील बोर का मॉडल क्या था, फिर इन डेप्थ हम लोग कैसे यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जूनियर क्लास में बहुत सिंपल नील बोर का मॉडल पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि नील बोर का मॉडल चलो सब जगह एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है, नील बोर का मॉडल जो है हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। नील बोर का मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होगा। कैसे होगा हम लोग देखिए। तो नील बोर का जो मॉडल था वो दो आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था। द फर्स्ट आइडिया वाज पहली आइडिया थी दैट वाज एक्सपेरिमेंट्स regarding atomic spectra। अब देखो बेटा ये क्या है, अभी दिमाग लगाने का नहीं है, बस आप सिंपली समझ लो कि नील बोर कौन कौन से आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे तब अपने मॉडल को बनाया था। पहले थॉमसन के आइडिया से प्रभावित थे, दूसरा रदरफोर्ड के आइडिया से प्रभावित थे, तो ये दोनों के बारे में आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट और दो आइडिया से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये क्या है मैं शॉर्ट में बताऊं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, देखो एटम से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, एटम से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस। ध्यान से फिर से सुनो, एटम से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन निकलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को नील बोर ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। ओके, इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ पढ़ना है, अभी एकदम दिमाग में मत लगाना, आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, जस्ट आप दिमाग में रखो, क्योंकि क्वेश्चंस कभी पूछ लिया जाता है कि दो इंपॉर्टेंट आइडियाज जिससे नील बोर का मॉडल प्रभावित था अपार्ट फ्रॉम नील बोर एंड रदरफोर्ड। ओके, ये समझने का अभी समय नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझना। तो पहला आइडिया क्या था, एटम से जो रेडिएशंस निकलते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाले, ओके, उस पे जो जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उन सारे एक्सपेरिमेंट को क्लोजली नील बोर स्टडी कर रहा। एंड सेकंड वन वाज dual nature of EM radiation। देखो अब EM रेडिएशन क्या है, EM से तो नाम ही से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा होता क्या है, इट्स प्रैक्टिकली अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, अ टाइप ऑफ एनर्जी है, या बोले तो फॉर्म ऑफ एनर्जी। EM रेडिएशन या बोले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ओके, उसकी नेचर जो है दो प्रकार की, और वो दो प्रकार की क्या नेचर है हम लोग पढ़ेंगे, और EM रेडिएशन की क्या होती है उसको भी हम अभी एकदम टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में सर क्या लिख रहे हैं, इन सारे को इस चैप्टर में पढ़ना है अच्छे से।
तो दो आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे हो रहे थे, एटम से निकलने वाले डिफरेंट रेडिएशन पे, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसकी ड्यूअल नेचर। वो क्या क्या ड्यूअल नेचर है हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहला नेचर जो एक ईएम रेडिएशन का होता है, दैट इज वेव नेचर। ईएम रेडिएशन जो है दो तरीके से बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। ओके, तो आप तो एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए अभी कि बेटे सर क्या बोल रहे हैं, वेव, पार्टिकल इत्यादि, एकदम दिमाग नहीं लगानी है, आप ध्यान से सुनो जस्ट। ईएम रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक एटम से निकलता है। ओके, अब इसके दो नेचर होती है, एक वेव नेचर होती है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। वेव नेचर यदि आप सिंपल समझो तो वेव आप समझोगे तो आप वेव का मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। ईएम रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसके पास एक नेचर है कि वो वेव की तरह ट्रैवल करती है, ठीक है ना। दूसरा एक नेचर है उसके पास कि वो पार्टिकल की तरह ट्रैवल करती है। पार्टिकल क्या होती है? पॉइंट होती है। पार्टिकल तो आपने पढ़ा है ना, एटम्स आर इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, दूसरा उसके पास नेचर होता है पार्टिकल जैसा। ओके, तो ये दो आइडिया से नील बोर बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसके दम पे नील बोर ने अपना एटम बनाया था। तो दूसरे आइडिया को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन होता क्या है। तो पहला जो नेचर हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज वेव नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। जीरो परसेंट, यहां तक आपके दिमाग में 0% जाएगा, दैट इज 100%। ओके, इसके बाद आपको समझ आएगा वेव नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। ईएम रेडिएशन क्या है आपको नहीं मालूम अच्छे से, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेव क्या होता है। टॉपिक को पहले समझते हैं, वेव नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। इस टॉपिक में सबसे पहले लिखा हुआ है वेव। तो आपके दिमाग में जब भी वेव आता है तो इसका मतलब आप समझते हो कुछ ऐसे चीज। ऐसे चीज मतलब क्या, उसको आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? ओके, वेव को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो वेव का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली यदि आपको समझना है तो आप एग्जांपल लो एक सुनामी का। ओके, सुनामी आप लोग जानते ही हो, जो समुद्र के अंदर में तूफान आता है। ओके, मानो एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। दिस पॉइंट इज सम 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, 1000 किलोमीटर दूर है, समुद्र तल के नीचे ही दबा है। अब समुद्र के ऊपर में जो पानी रहता है वो कोई रॉक्स के ऊपर रहता है। ओके, और रॉक्स जो रहते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। आपकी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। रॉक्स होते हैं समुद्र के, मतलब अर्थ के जो सरफेस है वो क्या से बनी है? रॉक से बनी हुई है, दैट आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। समुद्र के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट्स है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स कभी कभी क्या होता है? हिल जाता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलता है तो क्या होगा? उसमें से लावा निकलेगा, और लावा निकलेगा तो लावा क्या करेगा? यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेगा। ओके, और लावा में ऑब्वियसली कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पानी में जैसे ही आएगा, उस एनर्जी के आने से इस पानी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। तो पानी में डिस्टर्बेंस आएगा और वो डिस्टर्बेंस कुछ इस तरह ट्रेवल करेगा आगे, और आगे जब ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत ज्यादा तूफान होता है, पानी बहुत दूर हवा में उठती है और शहर में बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हुआ ऐसा क्या कि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट जब हिला तो यहाँ से लावा निकला, तो एनर्जी निकली, वो एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और वो डिस्टर्बेंस पूरे पानी में ट्रेवल किया एक जगह से दूसरा जगह, और यहाँ पे भी वो नुकसान किया है हजारों किलोमीटर दूर। तो प्रैक्टिकली वेव क्या है आप समझो। प्रैक्टिकली वेव क्या होती है? वेव एक वे है एनर्जी ट्रांसफर करने की। वेव एक तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने की। बेसिकली क्या है, जब यहाँ से लावा निकल रहा है तो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो एनर्जी ट्रांसफर, और एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? डिस्टर्बेंस के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो वेव जो होती है इन फैक्ट इट इज अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, क्या डिस्टर्बेंस?
वेव एक डिस्टरबेंस होती है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक। ओके, तो बेटा टॉपिक को आज रहने दो क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं डेप्थ में जाता हूं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इस पूरे टॉपिक को मैं इन डेप्थ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं, और फिलहाल इसमें कुछ दिमाग मत लगाना, कुछ टेंशन मत लेना, क्योंकि ये टॉपिक फिर से मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाऊंगा, और ये तो पूरी चैप्टर में हम लोग को इन डेप्थ पढ़ना है। ओके, फिलहाल वेव क्या होता है आप लोग को इतना समझ आ गया, दैट इज इट। वेव क्या है? इट इज अ डिस्टरबेंस, ठीक है, ये एक डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरे जगह। ओके, in depth we will discuss in the next class. So thank you for today. Okay, we will meet you in the next class. कोई भी डाउट इस टॉपिक पे रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। Thank you, sir.